हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज 12 मार्च 2025 को जो आपका पेपर हुआ है, कक्षा 10वीं माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी हिंदी विषय का जो पेपर हुआ है, 3.5 घंटे का उसका टाइम था। मैक्सिमम मार्क्स उसके लिए 80 निर्धारित थे। उसकी आंसर की लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, उनसे सबसे पहले आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ और सॉल्वर्ड पेपर और मॉडल पेपर इत्यादि आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना। ये सामान्य दिशा निर्देश जैसा हर पेपर में रहते हैं विद्यार्थियों के लिए। उससे आगे बढ़ते हैं हम खंड अ में। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक नंबर के सारे प्रश्न हैं और कुल 12 प्रश्न रहेंगे, 12 नंबर के। आपको केवल अ ब श द इन चारों में से विकल्प छांट के इनके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, वो आपको लिखना। सबसे पहले कर्म के आधार पर, तो इसमें राइट आंसर है आपका अ। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सेकंड, निम्नलिखित में से सर्वनाम है वो, इसमें भी आंसर आपका राइट है, विकल्प आपका राइट है। वह। इससे नीचे बढ़ते हैं, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। तीसरे में आपका सही विकल्प जो था वो है स। डूमराव में। चौथा, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? चौथे का राइट आंसर है आपका ब, कबीर को। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। पाठ की विधा है यानी किस प्रकार का पाठ है, तो उस पाठ की विधा है कहानी। छठा प्रश्न, एक कहानी यह भी के लेखक का नाम है। छठे में आपका सही विकल्प है द मनु भंडारी। मन्नू भंडारी, यहां पर द विकल्प सही था। 6 प्रश्न हमने हल कर लिए विद्यार्थियों, पहले पेज पे जो थे। यदि आपने मैंने जो बताया वही विकल्प लिखे तो आपको 6 नंबर यहां तक मिल जाएंगे। इससे नीचे बढ़ते हैं। 7वां, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? 7वें का सही विकल्प आपके अ है, यानी शिव धनुष को खंडित देखकर। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? बादल को। और 9वें प्रश्न में जाते हैं, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? 9वें प्रश्न का सही विकल्प आपके सामने है अब आपकी स्क्रीन पर, ब्रज भाषा। 10वां, मधुप। मधुप यानी भंवरा होता है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, कौन कहानी यह अपनी? उपर्युक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? भंवरा। 10 प्रश्नोत्तर हमने कर लिए, 10 नंबर अपने खाते में जमा कर लिए हैं। 11वां देखो, भोलानाथ का असली नाम क्या था? 11वें में आपका सही विकल्प है ब, तारकेश्वर नाथ। और अंतिम 12वां, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंतिम है, मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय। 12 नंबर विद्यार्थियों आपको मिल जाएंगे यदि मैंने जो विकल्प बताए वही आपने अपनी कॉपी में लिखे हैं तो। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे आपको लिखने थे 5। स्वर संधि के कितने भेद है इस जगह पे लिखने हैं, वहां जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं 5। सेकंड है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में अवयवी भाव समास है। अव्ययी भाव, अवयवी भाव, ठीक है। और विदेश शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है इसलिए विदेश में वी उपसर्ग है, वी। और वे विशेषण, चौथा देखिए, जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक।
परिमाण यानी नाप तोल, परिणाम नहीं है, परिमाण। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद आपने पढ़े न, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तो उसमें तीसरा भेद था। और छठा देखिए, पालनहार शब्द में प्रत्यय है। अभी आपने विदेश में उपसर्ग छांटा था, वी आगे जुड़ा, वो पालनहार में प्रत्यय पूछा है, पीछे क्या जुड़ा हुआ है, तो पीछे जुड़ा हुआ है हार, तो पालनहार में हार प्रत्यय है। ये भी 6 नंबर के थे विद्यार्थियों, और 6 ही प्रश्न थे 1-1 नंबर के। यदि आपने ऐसे ही लिखे तो यहाँ तक आपको 12 नंबर वो पहले प्रश्न से और 6 ये 18 नंबर आ जाएंगे। तीसरा, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये अपठित गद्यांश है, यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नहीं है, ये दूसरा गद्यांश है जिसको पढ़ना है। और सबसे सरल मुझे हिंदी विषय में यही चीजें लगती है, अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देना। तो इसको सबसे पहले आप पढ़ लेना। ऋतु के अनुसार त्योहारों का समावेश किया गया है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। बसंत के त्योहार में उद्यान और उपवनों में वृक्ष, लता और गुल्मों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच उठेगा। पीले सरसों के फूल तथा लाल टेसू के फूलों की छटा किसे आकृष्ट नहीं करेगी। वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती। वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा की रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता, आदि आदि करके वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्यौहार मनाती है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये आपने पढ़ लिया। 6 प्रश्न यहाँ भी दिए दे रखे हैं और 1-1 नंबर के सारे। आपको क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उचित शीर्षक का मतलब होता है गद्यांश कहना क्या चाहता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे गद्यांश कहना चाहता है त्योहारों का महत्व, तो इस पहले का आंसर आपको लिखना था त्योहारों का, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। मैं दोबारा लिखता हूँ, मिस्टेक हो गई थोड़ी। क्या शीर्षक क्या है, त्योहारों का महत्व। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, उसका आपको वो आपको सोच समझ के लिखना था। इस गद्यांश में नहीं है उसका उत्तर, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? दूसरा प्रश्न सबसे आसान है। देखिए कैसे आसान है, क्योंकि इसमें ऊपर आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन कब होता है, ये इस जगह से आंसर आपको लेना था। हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। फिर तीसरा प्रश्न देखो, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं, ये भी ऊपर लिखा हुआ है और क्लियर लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ से, वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन के त्योहार आते हैं। धूमधाम वाली आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी थी। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है, तो ये भी आप इस पद्यांश में देखेंगे, गद्यांश में, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, वो स्त्रियां मनाती है, और किस लिए मनाती है, सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए ये। और छठा देखिए, दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। दुर्भाग्य का विलोम शब्द होता है सौभाग्य, और ये लिखा हुआ है इस जगह पे सौभाग्य। आपने 6 नंबर यहाँ भी कमा लिए हैं। अथवा में नहीं था ये। तीसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। और चौथा देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश, वो गद्यांश था, अब अपठित पद्यांश है, यानी आपके पढ़ा हुआ ये भी नहीं है, और इसको पढ़ना है और 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ भी देने। पढ़ लो पहले। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे,
तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। सबसे पहले आपको इसका उचित शीर्षक लिखना था। तो इसका उचित शीर्षक था झूठे बंधन तोड़ना। झूठे बंधन तोड़ना, ये इसका उचित शीर्षक हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? वही जो शीर्षक आपने लिखा, कवि झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है ताकि सच्चाई को जाना जा सके। और तीसरा, कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात क्यों कहता है? तो इसका आंसर लिखना था कि कवि के कहने का तात्पर्य है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, पत्थर और चट्टानें कौन सी? अपने जीवन में जो जो परेशानियां, जो जो कठिनाइयां आती है, उसको तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कवि कह रहा है। चौथा, अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? वो ऊपर लिखा हुआ था, मैं दोबारा बता दूं, ये अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, इस पंक्ति में आया हुआ ये। इससे आपको इसका भावार्थ लिखना था कि अपने मन के मैदानों पर अब ऊब व्यापी हुई है जिससे जीवन में नीरसता और नकारात्मकता आती है। पांचवा प्रश्न, धरती को हम कब जानेंगे? तो जब हम झूठे बंधनों को तोड़ देंगे तब हम धरती को सही रूप से जान पाएंगे। और छठा, रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ऊपर बढ़ो, रेखांकित कौन सी पंक्ति है? ये इस जगह पे रेखांकित, ये नीचे लाइन खींची हुई। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। इसका आपको आशय लिखना था कि मिट्टी में जो प्राकृतिक गुण है वे जीवन को पोषित करते हैं जिससे दूब उगती है, लेकिन हमारे मन की भूमि कौन सी? हमारी सोच और हमारी भावनाएं ऊब और उदासी से भर गई है। कवि कहना चाहता है कि हमें नीरसता को दूर करना है और नई ऊर्जा का संचार करना है। ये आपको 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। 6 नंबर आपको यदि ऐसे लिखे तो यहाँ भी मिल जाएंगे। खंड हमारा पूरा हो गया। खंड ब में चलते हैं। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं मेरी स्क्रीन पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी समझ से आपने याद करके लिखे होंगे। 2-2 नंबर के ये सारे प्रश्न थे। 11वें प्रश्न का मैं बता देता हूँ। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करिए। श्री गणेश करना, इसका मतलब होता है शुरुआत करना। ये तो मुहावरे का अर्थ है। आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो लिखना कि मैंने मकान का श्री गणेश कर दिया है, यानी मकान बनाने की शुरुआत कर ली। ऐसा कोई भी पढ़ाई का श्री गणेश किया है, खेलने का श्री गणेश किया है, ऐसा कोई भी काम जो आप आज से चालू करते हैं उसके लिए ये मुहावरा काम आता है। खंड स, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। यानी अब आपकी किताब में से आया हुआ है, ये आपके पढ़ा हुआ है, ये पठित पद्यांश है, पढ़ लो। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। ऐसे ऐसे करके इसको पढ़ना आपको पूरा, फिर इनके उत्तर लिखने हैं आपको। 4 प्रश्न दे रखे हैं, उत्तर कहाँ से लिखोगे? देखो, चश्मे वाले का नाम क्या था? तो ऊपर लिखा हुआ है और क्लियर लिखा हुआ है, ये एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है। तो आप क्या लिखोगे? चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। फिर देखो, चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी? तो वो भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? नेताजी की असुविधा को दूर कैसे किया, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो कि उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फ्रेम फिट करके अपनी परेशानी को दूर किया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम उतार क्यों देता है? इससे आगे पढ़ोगे तो ये यहाँ कारण लिखा कि जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, वैसे ही कैसा जो मूर्ति पर लगा हुआ वैसा ही मांगता, तो वो तुरंत मूर्ति पर जो फ्रेम लगा हुआ वो उतार के ले आता और मूर्ति पे दूसरा डाल देता।
जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। यही उत्तर क्यों उतारता है, इसका कारण है ग्राहकों के मांगने के कारण। फिर देखो, ये आपके चारों प्रश्न हल हो गए 4 नंबर के। अथवा में भी दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक से किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, आदि आदि करके इसको पढ़ना है। फिर इसके आंसर लिखने हैं कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है। तो शुरुआत में ही उत्तर दे रखा है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत विद्वान है। यहां से लेके यहां तक। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती। देखो आगे इसका आंसर है, उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकती। तो आप लिखोगे संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत नहीं कहला सकती। इतना ही उत्तर था। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया। ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। सीधे सीधे आंसर थे विद्यार्थी, बड़े आसान सरल। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। ये इसका आंसर हो गया। बड़ा सरल था। आगे बढ़ो। प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इस पद्यांश को पढ़ना है और नीचे 4 प्रश्न दे रखे हैं, उनके आपको आंसर लिखने थे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। पाठ का नाम लिखना हो तो आप लोग लिखेंगे पाठ का नाम रामचरित मानस, ये पाठ का नाम। दूसरा, सेवक का कार्य क्या है। सेवक का कार्य, सेवक यानी सेवा करने वाला, तो सेवक का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना है, न कि शत्रु जैसा व्यवहार करके युद्ध करना है। ये सारे उस ऊपर लाइनों में आए हुए हैं। और तीसरा, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया। सहस बाहु के समान। ये इस जगह आया हुआ देख लो, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वो सैकड़ों बाहुओं वाला मेरा दुश्मन है, सैकड़ों भुजाओं वाला, ये कहा था। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया। राम ने सीधा नाम नहीं बताया था, परिचय कैसे दिया। तो इस पद्यांश में राम ने सीधे अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन वे शांत स्वभाव से परशुराम की बात सबसे पहले सुनते हैं और बाद में विनम्रता से उत्तर देते हैं, यानी अपने आप को एक दास कहकर अपना परिचय देते हैं। आगे फिर अथवा में दे रखे यहाँ, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिला खिला कर हंसने वाले होने वाली उन बातों की। इनके भी आपको पढ़ना और पढ़ने के बाद उत्तर लिखना। तो प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम, तो कविता का नाम है मिला कहाँ वह सुख, ये कविता का नाम है। दूसरा, कवि क्या गाने में असमर्थ है। कवि मधुर चांदनी और रातों की यादों को गाने में असमर्थ है। तीसरा, कवि क्यों जाग गया, वो ऊपर लिखा हुआ सारा। कवि किसी सुखद स्वप्न को देखकर जाग गया था, यानी उसे सपना आया था अच्छा, जो उसे वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ लिखना नहीं, कवि एक सपना देखकर जाग गया था, ये लिखना था। और चौथा, कवि को क्या नहीं मिला, तो कवि को वास्तविक सुख नहीं मिला जो उसे सपने में देखा था उसने। इसके बाद 3-3 नंबर के प्रश्न विद्यार्थियों, 50-60 शब्द में आपको उत्तर लिखने थे, वो मैंने नहीं लिखे आंसर, आपने अपने ज्ञान का विवेक का उपयोग करके लिखे होंगे। इसके बाद खंड 10, जिसमें भी आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न पूछ रखे हैं, और यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना था। तो आप विद्यार्थी आप हो, अनुशासन का महत्व बताना था। ये टॉपिक 4-5 दे रखे हैं, उसके अनुसार स्वतंत्रता के 70 वर्ष, क्या खोया क्या पाया, यदि आपने इस पे लिखा है सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये काल्पनिक निबंध है, कल्पना करनी है कि आप प्रधानमंत्री होते तो इस समय क्या करते, ऐसे करके निबंध लिखना था। और नीचे विद्यालय के प्रधानाचार्य शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु प्रार्थना पत्र दे रखा है, ये भी अथवा में दे रखे हैं। इनमें से आपको आपने किए होंगे 4-4 नंबर के, ये भी है। और निबंध जो आपका था वो
5 नंबर का होगा शायद। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आज जो पेपर हुआ आपका 12 मार्च को कक्षा 10 हिंदी का, उसका सॉल्यूशन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। पुनः दोहरा देता हूं कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लेवें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी अवश्य लिखना। धन्यवाद।